हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों को भाई बेहतरीन रूप से तैयारी करना है वो भी एमपी बोर्ड के लिए और 2025 के लिए, तो भाई साहब आप चैनल पे बिल्कुल यदि पहली बार आए हैं तो भाई साहब आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 2025 के लिए यार आपके लिए प्रॉपर क्लास लेके आऊंगा। बिल्कुल बेहतरीन रूप से क्लास होने वाला है और लगातार वीडियोज आएंगे। और इसके पहले भी हमने कई वीडियोज प्रोवाइड कर दिए हैं, बस आप लोगों को तैयारी करना बाकी है। तो चलिए शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख ही रहा है और इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, ज्यादा फोकस करना नहीं है क्योंकि हमें सुपर फास्ट करना है। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास कोई दो निकाय है, दो निकाय का मतलब एक हमारे पास कुछ ऐसा निकाय है बच्चों और एक हमारे पास कुछ ऐसा निकाय है। जब आपस में क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, ये दोनों निकाय एक दूसरे से घर्षण करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। जो जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है बच्चों तो होता क्या है कि जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो इस पे माइनस चार्ज आ गया बच्चों। कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो भाई उस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया है। अब इसी निकाय के लिए बोला गया कि टोटल कितना आवेश होगा। इसी के सिद्धांत के लिए क्वांटमीकरण का नियम आया कि इस पर जो टोटल चार्ज है, भाई हो सकता है कोई निकाय आयनित है, आयनित का मतलब आयन के रूप में है, हो सकता है बिना आयनित है लेकिन फिर भी उसके अंदर आवेश तो होगा। तो इसमें यह बोला गया कि किसी भी निकाय में जो टोटल आवेश होता है, जो टोटल आवेश, कुल आवेश का मान कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इसके मल्टीपल के बराबर होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण और कुछ भी नहीं। जहां n क्या है बच्चों, जहां n पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि किसी भी निकाय से जो इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के रूप में ही ट्रांसफर हो सकता है। 1.1 नहीं होगा, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया है। ऐसे ही बोलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे ही बोला जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहां पर कथन आप लोग देख लीजिए बच्चों। ठीक है, कथन देखिए कि यहां पर आपका है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश के मूल इकाई के पूर्ण गुणज में होते हैं। दूसरा बच्चों, या कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। यदि पदार्थ में कुल आवेश Q हो, यदि पदार्थ में कुल आवेश Q हो तो फिर क्या होगा बच्चों, Q बराबर आपका Ne होगा। या कि ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, Q बराबर बच्चों प्लस माइनस Ne, जहां E क्या है, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, जहां E क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ये आपका बच्चों। और N क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्या है बच्चों। क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है अभी बच्चों, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका हो गया आवेश का क्वांटमीकरण, यानी किसी भी निकाय पर जो टोटल आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसके मल्टीपल होता है बच्चों। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत। भैया ज्यादा हो गया, चलो बैक करो भैया। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे, आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखिए। इसको थोड़ा आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं कहता हूं कि एक मेरे पास आवेश है बच्चों, यहां पर मेरे पास एक आवेश है, यहां पे प्लस Q आवेश है। ठीक है,
ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इस आवेश पर कई सारे आवेश जो है बल लगा रहे हैं। इस आवेश पर इधर से भी बल लग रहा है, ठीक है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है। मैं मान के चलता हूं कि इस आवेश पर 5 बल लग रहे हैं बच्चों, F1, F2, F3, F4 और F5, ठीक है। ये कैसे लगता, मैं मान के चलता कि यहां पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है ना, Q3 आवेश है, हो सकता है यहां पर Q4 आवेश है, यहां पर Q5 आवेश है। क्योंकि कूलाम आकर्षण बल आप तो सबको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपने पढ़ा है। तो अध्यरोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी एक आवेश पर एक से अधिक कूलाम बल लग रहे होते हैं तो टोटल जो परिमाण होता है, जितने भी बल लग रहे होते हैं उनका जो टोटल परिमाण है उन आवेशों द्वारा लगाए गए कूलाम बल के योगफल के बराबर होता है। यानी जो सदिश रूप में यदि हम लिखना चाहेंगे बच्चों, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में जो F का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2, ठीक है बच्चों, प्लस F3 प्लस F4। वो तो बल के ऊपर डिपेंड करता है। माना लिख सकते हैं कि माना किसी आवेश Q पर कई आवेशों द्वारा F1, F2, F3 बल लगाया जाता है, तब परिमाणी जो बल है वो F बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कि आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर आप लोग देखिए, यदि किसी एक आवेश पर एक से अधिक कूलाम बल लगाते हैं तो उस पर आवेश पर जो कुल बल है बच्चों, सभी आवेशों के स्वतंत्र रूप से लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये मैंने इसीलिए यहां पर सदिश योग कर दिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है बच्चों, ये सदिश योग है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है बच्चों। यहां पे आप थोड़ा सा चुंबकीय, ये आपका, ठीक है, ये आपका चुंबकीय होगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, SI मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं पहले आप समझो। सबसे पहले मैं एक पृष्ठ बनाता हूं, क्या बच्चों, पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ठीक है। और इस पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इस पृष्ठ से लंबवत है बच्चों, ठीक है, पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी जो टोटल संख्या है, उनकी जो टोटल संख्या है बच्चों, वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे बच्चों, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान होता है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने क्षेत्रफल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। तो किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यहां पर आप लोग लिख लेंगे, इसे फाई या फाई वी या फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक पूछा जाता है तो वेबर, और MKS में इसको भी SI मात्रक के ही रूप में लिख देते हैं, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये न्यूटन है बच्चों, मीटर है प्रति एम्पियर। कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे ये कैसे आता है, क्योंकि बच्चों इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से F बराबर क्यू वी भी यहां पर रखते हैं। जैसे B बराबर आपका होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र से आधार पर हम निकालेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। तो आगे चलकर इसको भी हम बता देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर रिवीजन ला रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, तो सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लिखना है बच्चों। आप लोगों के लिए प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम समझाना है आपको। फैराडे ने प्रथम नियम बताया था और द्वितीय नियम बताया। देखिए सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कहानी आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए
किसी में हम यदि धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे हम एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं बच्चों, एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है, इसमें हम एक कुंडली बनाते हैं और ये लो कुंडली, इसमें एक छोटा सा बल्ब बना देते हैं, ठीक है, और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, प्लस है माइनस चार्ज है, ठीक, कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, स्वप्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, प्रेरण वगैरह कहानी, कि जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है बच्चों और इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो ऑलरेडी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी धारा बच्चों? ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रेरित धारा से संबंधित नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स यानी फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी समझे नहीं बात को? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक तो स्वतः धारा के कारण एक अन्य धारा उत्पन्न होती है और ऐसा क्यों होता है बच्चों वो भी बताता हूं। जब आप सबको पता है कि किसी भी परिपथ में धारा बहती है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ये सबको पता है, और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या बच्चों? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी से संबंधित फैराडे ने नियम दिया था कि जो प्रेरित धारा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा समय के साथ, ये बच्चों समय के साथ, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चाहे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने क्या समझा दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो यार पूरा ही क्लीन कर लेते हैं। ये आप समझना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चलो भाई, अभी पहली बार यूज कर रहे हैं ना बच्चों। ये समानुपाती होता है माइनस डेल फाई वी अपान डेल टी, ठीक है। ये ऋणात्मक इस चीज का प्रतीक है कि उसका विरोध करता है, ठीक है। तो द्वितीय नियम में इन्होंने बताया कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान है, एक समान रूप से परिवर्तित होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर रहेगा बच्चों। जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक्स किरण किसे कहते हैं, इनके दो उपयोग लिखना है। एक्स किरण की कोई परिभाषा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परिभाषा नहीं कि इसको परिभाषा रटना है। एक्स किरण, इसको हम डिफाइन करते हैं किस आधार पर जानते हैं? इसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर, कि ओए किरणें जिनकी उत्पत्ति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के भारी पदार्थ पर टकराने के फलस्वरूप होती है, वो आपकी बच्चों एक्स किरण कहलाती है। एक्स किरण कैसे उत्पन्न होती है? देखिए जरा, वे किरणें जिनकी उत्पत्ति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी पदार्थों पर टकराती हैं। मतलब जब एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होगी बच्चों? कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जिसका वेग अत्यधिक तेजी गति से हो, वो भारी पदार्थों पर जब बौछार होती है तो एक्स किरण ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके बच्चों परास से, तरंगदैर्ध्य से 1 × 10⁻⁻13 मीटर से 3 × 10⁻³ मीटर तक होता है। और इन्हीं के तरंगदैर्ध्य के आधार पर तो इनको बांटा गया है कि एक्स किरण ये है, गामा किरण ये है, परावैंगनी किरण ये है, अवरक्त किरण ये है, सूक्ष्म तरंग ये है। तो इनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर, इनकी आवृत्ति के आधार पर इन तरंगों को अलग अलग से इनका उपयोग लिया जाता है। इसका उपयोग बच्चों शल्य चिकित्सा में और परमाणु की भीतरी संरचना ज्ञात करने के लिए, और एक्स किरणों का प्रयोग हम शरीर के आंतरिक संरचना का भी पता लगाने के लिए करते हैं। नहीं बोलते हैं कि हमारे शरीर की हड्डी टूट गई है, बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे करवा लाओ। एक्सरे करवाने से एक्स किरणें जाती है और शरीर का जो आंतरिक संरचना होता है उसको वो प्रस्तुत कर देती है, भाई इस तरीके से संरचना है। तो डॉक्टर देखकर बताता है कि बेटा ऐसा होना चाहिए, लेकिन संरचना बदल गई, इसका मतलब हड्डी टूट गई है। ठीक बच्चों, चलिए फटाफट करते हैं। 10 क्वेश्चन लेकर आए भाई। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो भाई, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। भाई विस्थापन धारा होता क्या, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं। जैसे मेरे पास बच्चों ये संधारित्र है, 2 प्लेट है, एक ये हो गया और एक वी हो गया। इसको मैं किसी भी बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस कनेक्शन हो गया बच्चों, इसको मैंने जोड़ दिया। अब जब हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑलरेडी इस पे चार्ज आता है बच्चों। क्या चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है।
और प्लस चार्ज के बाद इस पर पास में माइनस चार्ज आ जाता है। अब इसके कारण इसके बीच में भी एक चुंबकीय छेद जनरेट हो जाता है, जिससे एक धारा बहने लग जाती है। उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। फिर समझिएगा, आप अपने शाब्दिक रूप समझिए, मैं ये नहीं कहता हूं रटना फीके से। यहां पे देखो, मैंने कहा भाई ये खुले परिपथ में भी तो ये हमारा एक संधारित्र की दो प्लेट है बच्चों, एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया। जब इसमें आवेश आया तो इसमें प्लस चार्ज आता है, और प्रेरण की क्रिया होती तो इसमें माइनस चार्ज आता है। तो भाई इसके अंदर भी कोई ना कोई तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई प्रेरित धारा उत्पन्न हुई होगी। और यही जो प्रेरित धारा, इसको प्रेरित धारा ना कहकर बच्चों इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? विस्थापन धारा। ठीक है, कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी जो यहां पर अंदर जो है आवेश प्रेरित होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो विद्युत क्षेत्र भी थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण विद्युत धारा को जो उत्पन्न विद्युत धारा होती है बच्चों, विस्थापन धारा कहलाती है। और यह संबंधित है, बिना चुंबकीय फ्लक्स के संभव ही नहीं है कि जब धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होती है, तभी प्रेरित धारा हो सकती है। इसका आपको बच्चों क्या है तैयार रखना है, क्या तैयार रखना है भाई? सूत्र तैयार रखना है। ठीक है, सूत्र पूछा जाता है तो ये मैं इसको हटाता हूं, ये सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है, यहां पे मैं लिख देता हूं। ऐसा विस्थापन धारा को आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई, क्या बच्चों? डी फाई अपान डी टी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है इस तरीके से। ये आपके विस्थापन धारा का सूत्र है बच्चों। क्या? विस्थापन धारा का सूत्र है। यानी समय के साथ यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न एक जो धारा है बच्चों, वो विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अपवर्तनांक, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता है, सोचता कभी आएगा ही नहीं। भाई आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अपवर्तनांक देखो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन तो सब सीख कर रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि दो माध्यम है, दो माध्यम है। ठीक है, एक आपका वायु होगा, एक आपका मान लीजिए जल है, जो भी हो, दो माध्यम है बच्चों। ठीक, दो माध्यम है। ये आपका अभिलंब है, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आपतित हुई और अपवर्तित होकर के इस दिशा में चली गई। ये वायु मान लो बच्चों, क्या? वायु। कौन सा माध्यम है? वायु। और इधर मान लेते हैं जल, क्या बच्चों? जल। अब ये आपतन कोण है, ठीक है, और ये अपवर्तन कोण है। तब इनमें एक नियम लगता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, मतलब साइन आई अपान साइन आर। ठीक है बच्चों, ये जो मान होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो एक परिभाषा तो ये निकल कर आता है, एक परिभाषा तो ये निकल कर आता है कि जब दो माध्यमों के लिए लिया जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं बच्चों। अब कुछ टीचर क्या करते हैं? नंबर ही काट देते हैं, कुछ टीचर नंबर काट देते हैं। भाई इसको लिखने से नंबर काट देते हैं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं, उनका कहना क्या है कि हम जिंदगी भर पढ़ाते आए हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की उसी माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताते हैं भैया कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों प्रकाश की उसी माध्यम में चाल। ठीक है, अब उसका हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है, कभी कभी म्यू ले लेते हैं, न्यू ले लेते हैं, ये तो लेने के ऊपर डिपेंड है कि क्या लिया जाता है। इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमको मेंशन करना है कि सी प्रकाश का चाल है, लैम्डा आपका माध्यम की तरंग की चाल है, वो तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि कौन सा चाल लेके रखें। लेकिन बच्चों इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अपवर्तनांक, ये आपके अपवर्तनांक जो अपवर्तन होता है, ठीक है, जो आपका अपवर्तन होता है बच्चों, अपवर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। और अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते चलते हैं बच्चों। खतरे का सिग्नल
लाल रंग का होता है क्यों? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो लाल रंग जो होता है ये दूर तक जाता है, बिना फैले हुए लंबी दूर तक जाता है, इस कारण से खतरे के सिग्नल को लाल रंग बनाया जाता है। जैसे ट्रेन जाती है बच्चों, ट्रेन को रोकना है तो खतरे के सिग्नल जला दी जाती है। कभी भी आप देखो कि ट्रेन के पीछे बैठा हुआ जो गाड़ी का संचालन करता है भाई कि हाँ आप हरा दबाया तो गाड़ी चल दी, लाल दबा दे तो गाड़ी रुक जाएगी, ये खतरे का सिग्नल होता है लाल रुकना, और ग्रीन चल गया तो मतलब चलो। अब क्या होता है कि जो अन्य रंग होते हैं उसके अपेक्षा लाल रंग का फैलाव कम होता है। रेले जी ने नियम बताया था कि जो फैलने का जो प्रकीर्णन की जो एक प्रकार से परिणाम है, यानी कुल मिलाकर के इसका प्रतिक्रिया है जो बच्चों, वो आपका लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, रंगों की जो तीव्रता है, जो फैलने की तरीका है बच्चों, वो तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करती है। यदि तरंग दैर्घ्य अधिक है तो कम फैलेगा, तरंग दैर्घ्य कम है तो अधिक फैलेगा, सिंपल है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के कारण प्रकीर्णन की दर इसकी कम होती है, कम फैलता है, इसलिए उसे लंबे दूरी तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन में प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता। व्युत्क्रम है ना, वन अपान का मतलब व्युत्क्रम, समानुपाती सीधा सीधा होता, वन अपान है बच्चों तो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण से लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन पीले रंग के प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है, और लाल रंग का सिग्नल बच्चों अन्य रंगों की तुलना में कम तीव्रता खोए बिना लंबे दूरी तक जा पाता है। इस कारण से हम खतरे के सिग्नल को लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बताओ किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो भाई साहब? मैंने क्या बताया, तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपात, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम फैलेगा। बैजानी हपी नाला पढ़ा ना आपने, बैगनी जामुनी, नी से नीला, बैजानी हा से हरा, पी से पीला, हपी नाला, ना से नारंगी, ला से लाल, ये क्रम होता है तरंगदैर्घ्य का। बैगनी का सबसे कम तरंग, लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसकी प्रकीर्णन की तीव्रता कम होती है बच्चों। ये हो गया, फैक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, यार वाह, फिर इसके बाद भाई कहानी है। चलिए पहले इसको समझिए, डी ब्रॉगली तरंग क्या है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लिखना है। सबसे पहले तो इसकी कथन है क्या, डी ब्रॉगली साहब ने क्या बताया कि प्रत्येक गतिमान कण में एक तरंग संबद्ध होता है। मतलब यदि कोई कण है, कण आगे की ओर चल रहा है बच्चों, वो कण आगे की ओर चल रहा है तो ये तरंग के रूप में भी चलता है। ये उन्होंने बताया, सिंपल है कि कोई कण कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है तो तरंग की भांति भी आगे बढ़ रही है, मतलब तरंग के रूप में भी कार्य कर रही है। समझिएगा, कोई कण कंपन करती हुई आगे बढ़ रही है मतलब वो तरंग भी उसमें संलग्न है, ये चीज उन्होंने बताया। ठीक है, तो यही है उनके डी ब्रॉगली का तरंग नियम है बच्चों। इसके बाद इस तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h अपान p, ये सूत्र है। ठीक है, यहां पर h प्लांक नियतांक तथा p गतिमान कण का क्या है बच्चों, संवेग है। चलो कोई बात नहीं है, इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, फटाफट प्रूव करेंगे। प्लांक के नियम के अनुसार, प्लांक के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, प्लांक के अनुसार। ठीक है, यहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं। E बराबर होता है h न्यू, क्या होता है बच्चों, E बराबर h न्यू। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार बच्चों E बराबर होता है mc²। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से बच्चों तुलना कर दो, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, दोनों से बच्चों देखिएगा बराबर है ना बच्चों, तो m इंटू c², ठीक है, बराबर h न्यू हो जाएगा। न्यू बराबर होता है c अपान लेमडा, c अपान लेमडा होता है बच्चों, क्या, न्यू बराबर, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, c अपान लेमडा। ठीक है, c से c कट जाएगा बच्चों, m इंटू सी बराबर हो जाएगा h अपान लेमडा। ठीक है बच्चों, m इंटू सी क्या है, ये आपका संवेग है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो p बराबर हो जाएगा h अपान लेमडा, या लेमडा बराबर हो जाएगा बच्चों h अपान p। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपका आ गया क्या, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। बाकी ये सारा चीज डीप में हम यूट्यूब पे कराए हुए हैं, आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लोगे बच्चों मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा आज का।
आखिरी क्वेश्चन है भाई, फटाफट आप देख लो, यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा और इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। फटाफट इसका समीकरण आप करके बताओगे। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है बच्चों, जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये आपका बच्चों नाभिकीय संलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटीरियम, देखिए बच्चों प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम होता है तो हम इसको H कह सकते हैं और परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 2 होता है इसका, किसका, ड्यूटीरियम के दो नाभिक। ठीक है, किसके कितने नाभिक बच्चों, दो नाभिक, तो ये दो नाभिक हो गया। ठीक है, इसके दो नाभिक संलयित होकर के ट्राइटियम प्राप्त करते हैं। ट्राइटियम का मतलब होता है बच्चों, ये देखिए प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, यानी ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया बच्चों। बाकी आपका एक प्रोटॉन निकल जाता है, ऐसा एक प्रोटॉन निकल जाता है प्लस ऊर्जा निकल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ऊर्जा। तो ये अब इसके बाद होता है कि ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के साथ मिलकर के, ये जो ट्राइटियम बना है ना बच्चों, ये ट्राइटियम है, परमाणु क्रमांक 1 भार 3, ये किसके साथ, ड्यूटीरियम के साथ मिलकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ड्यूटीरियम न लिख करके H ही बना देना इसको, ठीक है, H ही बना दो तो ठीक रहेगा। तो H बना देता हूं, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, देखिएगा क्या बनाता है, हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, परमाणु भार 4। तो यहां पर तो ठीक हो गया, लेकिन एक न्यूट्रॉन बच गया। ठीक है, एक न्यूट्रॉन बच गया और प्लस में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, प्लस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऊर्जा लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल मिलाकर के लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग 4 के बराबर आता है बच्चों, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट, और ये लगभग होता है 17 पॉइंट में से कुछ होता है। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी काफी लंबा चौड़ा कहानी हो चुका है। नाभिकीय संलयन आपको पता है कि जब दो नाभिक आपस में क्या होते हैं, संयोग होते हैं और संयोग होकर ये भारी नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं भाई साहब, तो नोट्स वगैरह जिनको लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो बेहतरीन से क्लास में लाने की कोशिश करूंगा। अरे भैया थोड़ा सा यार अभी कैमरे की जुगाड़ नहीं है, नहीं तो आपको लाइव क्लास भी शुरू कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।